दोस्तों जिसके बारे में मुझे बात करनी है और वो है रफ्तार भाई की एल्बम हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 2। हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 2 यार मैंने बहुत पहले सुन ली थी, मतलब जब आया था ना उसी दिन रात को बैठ के सुन लिया था मैंने कि भाई क्या है, ज़रा देखूँ तो चेक करूँ वॉल्यूम 1 से तगड़ा है कि नहीं है हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 से, ठीक है। तो चेक किया, तब मैंने कहा हाँ ठीक है यार, वही 3-4 गाने अच्छे हैं, ठीक है। वही जो यश राज वाला गाना है बैंजो बाउंस, और ये क्या कहते हैं तुम्हारा बावे, और ये दहशत हो, ये सब अच्छे लगे थे मुझे। मैंने कहा ठीक है इट्स ऑल राइट, पर हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 अभी भी मुझे अच्छी लगी है, ऐसा मैं सोच रहा था उस टाइम तक। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम फ्री था और घर के काम कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही चला लिया रफ्तार का हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 2। पता नहीं क्यों चलाया, बट कुछ ढूंढ रहा था मैं, रफ्तार का कोई गाना ढूंढ रहा था, और अपने आप ही वो लग गया, हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 2 लग गया, और फिर वो ये प्ले होने लगे सारे गाने। तो मैंने उसमें देखा कि प्लेस ना कुछ 2-3 गानों के कम थे, जैसे रैप्टा करके कुछ एक गाना है, रैट ऐप या रैप्टा करके एक गाना है, मैं चला देता हूँ यहाँ पे। मेरी कहानी है राजा की छीनी रानी है, या तो गाड़ी भगानी नहीं या तो सीधा पकानी है, बॉम्बे में घर है पेपर पे। वो उसके प्लेस बहुत कम थे, और उससे थोड़े से कम या थोड़े से ज्यादा जिसके मतलब ये भी कम प्लेस में ही है, जो गाना है रियल शिट, ये वाला रियल शिट गाना। ठीक बातचीत कालों वाली क्यों रे, तेरी बेबी की फितरत भी चाबी तालों वाली क्यों, गर्मी में ये इस गाने के भी बहुत कम प्लेस है, लेकिन मेरे को ये वाला गाना बहुत तगड़ा लगा, जिस तरह से रफ्तार ने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया ना कि भाई न्यू स्कूल ओल्ड स्कूल, जिसके मन में जो आए वो लिखो भाई, कुछ नहीं होता कि ये मैं कूल हूँ या तू ज़्यादा कूल है, तू जो लिख रहा है वो ज़्यादा कूल है, मैं जो लिख रहा हूँ कूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। और वो अपने ही मतलब जो उसका पास्ट जो छोटा वाला रफ्तार था उससे बातें कर रहा है कि भाई तू जो कूल बनने की कोशिश कर रहा है, इंग्लिश में रैप कर रहा है, हिंदी में कर ले, क्योंकि हिंदी वाला रफ्तार है तू, मतलब असली जो तेरे अंदर का जो जेन्युइन पर्सन है वो हिंदी में बात करता है, वो हिंदी में चीज़ें करता है, कूल बनने के लिए इंग्लिश मत बोल, मतलब वो इंट्रोस्पेक्शन लेवल ही अच्छा है, मतलब तगड़ा है। ये भी सही है, सीधी हिंदी में गाली दे, यही तो मुझे चाहिए, तू यही। और वो भी रैप में इंट्रोस्पेक्ट करता है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि बातें कर रहा है, जैसे कृष्णा भाई के एल्बम में, कृष्णा की लास्ट गाने में शायद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता है, अपनी चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट करता है और बोलता है कि तू हार मत मान, तू करता रहे, टाइम वेस्ट मत कर, ऐसा से करके, वो भी बढ़िया है। बट ये वाला जो है ना कि मतलब रैप जुगल बंदी भी हो रही है, रैप मतलब न्यू रफ्तार वर्सेस जो उसका ही ओल्डर सेल्फ था, ओल्डर मतलब उसका ही यंगर सेल्फ और करंट वाला रफ्तार, उन दोनों के बीच में बात चल रही है कि भाई फेक मत बन, बी जेन्युइन, बी रियल। अबे बहुत एक्ट पर फ्लैक्स नहीं, कभी नंबर से मिलता क्यों टैक्स नहीं, इनके ब्रैकेट्स में बनते हैं रैक्स नहीं, इनका क्रेडिट भी होता है मैक्स। भाई अमेजिंग, भाई अमेजिंग। इस गाने की सबसे कम प्लेस है, मतलब पूरी एल्बम में सबसे कम प्लेस, एक मतलब लीस्ट नंबर ऑफ प्लेस में से 1-2 फर्स्ट या सेकंड, क्या बोल रहा हूँ, मतलब पूरी एल्बम में सबसे कम प्लेस में जो गाने हैं उनमें से एक गाना ये है रियल शिट। बट मैं जेन्युइनली बताऊँ, मेरे को रियल शिट बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। और बैंजो बाउंस और ये सब तो है ही भाई, जिसमें वो सीधी सा मास्टर डू 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 चला देता हूँ फिर भी। सीधी सबाशी समर्पण शवासन समाधि सभा सनातन सब सामग्री सेमी साधन सब सेगमेंट तो बहुत तगड़ा है ये ईपीआर और रफ्तार भाई का, और बढ़िया है यार। मतलब इन जनरल मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं अब सुन के देख रहा हूँ ना, शायद मैं ग्रो हो गया हूँ कि मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई रफ्तार भाई क्या कहना चाहते हैं, या फिर इस एल्बम का मोटिव क्या है, ये एल्बम क्यों हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 से बेटर है। पहले मैं सोचता था कि हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 ही बेटर है, जब मैंने पहली बार सुना था मैंने कहा हाँ है, थोड़े बहुत रैप के लाइंस, थोड़ा हार्डकोर रैपिंग, क्या कहते हैं लिरिकल पिरिकल मिरिकल करने की कोशिश करी रफ्तार भाई ने। लेकिन अब सुन के शायद यही हो सकता है कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, मैं थोड़ा सोच पा रहा हूँ, और मेरे को ये टेस्ट अब अच्छा लगने लगा है कि जो ये हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 है, मैं कह सकता हूँ कि भाई हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 2 से तो हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 2 जो है वो हार्ड ड्राइव वॉल्यूम क्या बोल रहा हूँ हार्ड ड्राइव 1 से अच्छी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और बहुत अच्छी है, सोनिकली बहुत अच्छी है, सुन के मज़ा आया, और मैं दोबारा शायद फिर से गाना सुनूंगा बैठ के आराम से। दैट्स इट भाई, दैट्स इट, यही कहना था। Let's go. वेलकम टू अनदर डे इन द एडवेंचर्स ऑफ पनवेल 5। मैं यानी तुम्हारा होस्ट वाइट चलेक और मेरा दोस्त अमन अपनी डेली लाइफ थॉट्स फीलिंग्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एज मच एज पॉसिबल। साथ ही साथ हमारे 3 दोस्त और हैं जो इस सफर में हमसे आगे चल के जुड़ने वाले हैं, और हम सबको मिला के बनता है पनवेल 5 #Band of Brothers। Right now we all have our individual goals। जैसे अमन को बनना है एक प्यारा दुलारा सच्चा ईमानदार जनता की सेवा करने वाला जूनियर इंजीनियर #ईमानदारी फॉर लाइफ। एंड मुझे बनना है एक सर्वगुण संपन्न क्रिएटर जो अपने क्रिएटिविटी एंड आइडियाज को एक लाइफ दे पाए और एक फुलेस्ट लाइफ जी पाए
YOLO. One more thing दोस्तों, this is not a vlog. These are excerpt from our life. एक चीज और दोस्तों, अभी हम सबके गोल काफी डिफरेंट है, लेकिन हमारा एंड गोल सबका सेम है कि एक दिन ऐसा आएगा, और एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा कि जब हम सब साथ में काम करेंगे, दुनिया घूमेंगे एंड अंधा पैसा छापेंगे. With that being said, let's start the video. भाई बोलते बोलते मेरा मुंह थक गया, इतना मैंने ज़्यादा यापिंग कर ली. और लेकिन उससे ना मेरे को एक और चीज़ याद आई, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5. कितने लोग एक्साइटेड हो भाई इसके लिए, मुझे ज़रूर बताना. क्योंकि एक जो वो होता है ना कि एक्साइटमेंट होती है कि भाई लास्ट सीज़न है, अब क्या होगा, मैं एक बार देखना चाहता हूँ, वो एक्साइटमेंट मेरी तो जा चुकी है. मतलब पता नहीं, एकदम अभी मैंने वो देखा ना, आज ही उन्होंने रिलीज़ किया है कि पहले के 5 मिनट उसके स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के देखा था, अच्छा लगा. वो फ्लैशबैक की था एक तरह से कि कैसे वो विल होता है, क्या नाम होता है, जो भी नाम होता है, जिस तरह से वो किडनैप होता है और वो वहाँ अपसाइड डाउन में पड़ा होता है, वो कैसे पड़ा होता है, और वेकना वहाँ पे होता है, ये हमें नहीं पता होता. पहले सीजन में दिखाते नहीं है, क्योंकि सीजन 4 में पता लगता है ना कि ये सारा वेकना कर रहा है. हमें तो लगा था वो माइंड हंटर या जो भी होते हैं वो माइंड चेंजर वाले बंदे कर रहे हैं, लेकिन वेकना होता है सब इसके पीछे, जो भी है. पर यार मैं उतना एक्साइटेड मैं फील नहीं कर रहा हूँ अभी सीजन 5 के लिए. और मैं सच बताऊँ ना, मेरे को पिछले सीजन में क्या हुआ था वो तक याद नहीं है भाई, क्योंकि इतना बड़ा गैप हो चुका ना. लास्ट कब आया था, सीजन 4 आया था 2022 में शायद. 2 से 3 साल हो, मतलब 4 साल ही होने वाला, अभी 1 महीना रह गया साल खत्म होने में. तो तुम लगा लो भाई, इतना टाइम हो गया, तो बंदे सीरीज ही भूल गए कि भाई ऐसी कोई सीरीज एग्जिस्ट भी करती है. मैं तो भूल गया, मुझे तो प्लॉट भी याद नहीं कि क्या हुआ था. मुझे या तो मेरे को पूरी सीरीज दोबारा बैठ के देखनी पड़ेगी, या फिर रिकैप वगैरह कोई वीडियो चेक करना पड़ेगा ढंग का, जो सब मुझे एकदम याद दिला दे. तो ये वाली हालत है. और पता नहीं भाई, और मैं थोड़ा डाउटफुल भी हूँ. ट्रेलर वगैरह मैंने देखा था अभी जो इन्होंने लॉन्च किया था, इतना ज़्यादा मैं मतलब फैसिनेट नहीं हुआ उस ट्रेलर को देख के कि भाई सीजन 5 फाइनली भाई एंड होने वाला है, भाई लास्ट टाइम अपने सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स को देखूंगा, ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया. बट सीजन 3 के बाद भी मेरा यही था कि भाई सीजन 4 क्यों आ रहा है यार, सीजन 3 के बाद खत्म तो हो गई चीज़ें, 4 लाने का क्या पॉइंट है, मतलब क्या होगा स्टोरी. लेकिन 4 सीजन 3 से भी तगड़ा था, तो कह नहीं सकते, हो सकता है तगड़ा हो, या फिर मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, तो ये भी हो सकता है. लेकिन ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है. मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 मिलते हैं भाई, तुम मुझे बताना. लेट्स गो दोस्तों. और आज NNN का भी डे 8 है, और तुम्हारा भाई स्टिल अलाइव, भाई स्टिल फकिंग अलाइव भाई. इतना बढ़िया लग रहा है ना कसम से. मतलब एक पता नहीं, एक फुर्ती आ गई है बॉडी में कि भाई अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी अचीव कर सकता हूँ. ऐसे मतलब अंदर से होता है ना कि फकिंग गो भाई, अगर मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ तो भाई मैं कुछ भी, मतलब कितना पेशेंस आ सकता है मेरे अंदर अगर मैं ये कर लेता हूँ तो वो वाली फीलिंग है. और जो भी ये वीडियो वगैरह देख रहा है, जिसको लग रहा है कि भाई वो बार बार फेल हो रहा है, 10 बार रिलैप्स हो चुका है, तो भाई मैं कहूँगा प्लीज़ आज से स्टार्ट कर लो, आज से स्टार्ट कर लो, और देखो भाई कितना आगे तक जा सकते हो. तो ये मत सोचो कि भाई 1 दिसंबर मतलब नवंबर 1 या नवंबर 3 को मेरा खत्म हो गया था तो अब मैं चैलेंज से बाहर हो जाता हूँ. नहीं, तुम आज भी स्टार्ट कर सकते हो और अभी भी रेस में भाग सकते हो. तो रेस नहीं है, मतलब एक चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हो 30 दिन तक. तो ये वाली बात है. अब मुझे एक और बात करनी है आज वैसे 3-4 चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे आज बात करनी है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. पहली तो भाई जिस कलर की मैंने ये हुडी पहन रखी है, उन्हीं से रिलेटेड मुझे कुछ बात करनी है. सही समझे, तुम नहीं समझे. तो बात यह है कि भाई मैं कल देख रहा था एशेस सीरीज, जो अमेजॉन प्राइम ने एशेस सीरीज पे वो बनाई है ना, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप एपिसोडिक जो उन्होंने वो बनाया है, तो मैं वो देख रहा था. और भाई सच में एशेस भाई ग्रेटेस्ट राइवलरी है क्रिकेट की, और ग्रेटेस्ट मैं तो मेरे को लगता है टेस्ट सीरीज है भाई एवर. हमेशा भाई कोई ऐसी टेस्ट सीरीज ही नहीं है जो एशेस वाली जो राइवलरी, एशेस वाला जो एंटरटेनमेंट क्या कहते हैं कि एक जो होता है ना कॉम्पिटिटिवनेस, मेरे को नहीं लगता कि किसी और 2 टीमों के बीच में इतनी तगड़ी मतलब कंपटीशन है. सच में भाई मज़ा आ जाता है सच में एशेस देख के. मैंने 2023 वाला एशेस जो था वो लाइव देखा था, मतलब सारे मैचेस देखे थे, जितना हो सका मैं उतना देख पाया, और हर एक टेस्ट मैंने फॉलो किया ढंग से. तो मेरे को पहली बार मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरा 2023 में हुआ एशेस से. और भाई बहुत क्रेजी सीरीज है भाई, क्रेजी, मतलब मज़ा आ जाता है. बीजीटी में इतना मज़ा नहीं आता सच में, क्योंकि बीजीटी में ऐसा होता है कि एक जो टीम है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है, दूसरी टीम बस अपने आप को बचाने आई है, ऐसा फील हुआ इस बार बीजीटी में. लेकिन एशेस भाई कभी किसी का पलड़ा भारी, कभी किसी का पलड़ा भारी, कभी मतलब कोई ऐसा लगता है कि भाई हम तो अब जीत ही गए, ऑलमोस्ट जीत की दहलीज पे पहुंच के हार गए. मतलब ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं ना भाई टेस्ट मैचेस में एशेस के, कि भाई मज़ा आ जाता है कसम से. और जो डॉक्यूमेंट्री भी है वो बहुत सही है. मतलब
जिस तरह से मतलब वो रीलिव करते हैं कि कैसे हम मतलब उस मोमेंट पे क्या कर रहे थे, लाइव फुटेजेस भी है कि ड्रेसिंग रूम से कि वो क्या बातें कर रहे थे, क्या उनके वो थे क्या कहते हैं टैक्टिक्स थे, ये सब कुछ मतलब सीरीज में है। ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन साइड को ही ज़्यादा एक्सप्लोर किया हुआ है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के ही है सारे प्लेयर वहाँ पे। तो इंग्लैंड का कुछ दिखा नहीं रखा वैसे तो, बस ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स कैसे टैक्टिक बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर क्या कर रहे थे भाई ड्रेसिंग रूम में, क्या बातें होती है, कौन क्या फील करता है भाई। बहुत तगड़ी सीरीज है, प्लीज़ चेक दिस आउट भाई, अमेजॉन प्राइम की एशेस वाली क्या कहते हैं सीरीज। और उससे ना मेरे को एक और चीज़ है जो भाई, जब इंग्लैंड में जब मैच हुआ ना, ये एशेस वाला जो टेस्ट सीरीज हुआ, तो इंग्लैंड में ना एक 12वीं आर्मी है, तुम्हें पता ही होगा। 12वीं आर्मी ना हमेशा भाई जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनको मतलब टफ है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का वहाँ खेलना, क्योंकि 12वीं आर्मी भाई वहाँ से चैंट्स करती रहती है, जो ऑडियंस बैठी होती है स्टैंड्स में वो हमेशा चैंटिंग करती रहती है कुछ ना कुछ कि भाई प्लेयर प्रेशर में आ जाए। और भाई उसमें से बहुत सारे चैंट है, लेकिन एक जो सबसे फनी और सबसे वो वाला चैंट लगा जो मेमोरेबल चैंट है वो यही है, सेम ओल्ड ऑजीज ऑलवेज चीटिंग, सेम ओल्ड ऑजीज ऑलवेज चीटिंग। भाई ये तब होता है जब तुम्हारा जॉनी बेस्टो को स्टंप कर देता है एलेक्स कैरी पीछे से, मतलब उसको करने के लिए तो वैसे कैप्टन पैट कमिंस ही बोलता है, लेकिन करने के बाद भाई पूरा स्टेडियम, पूरा लॉर्ड्स का स्टेडियम एक ही चीज चिल्ला रहा था, सेम ओल्ड ऑजीज ऑलवेज चीटिंग। भाई वो देख के मतलब मजा आ जाता, मतलब ये वाला जो चैंटिंग और जो ये सब होता है ना, मतलब कि आर्मीज होती है इनकी खुद की ऑडियंस की, फैन आर्मीज होती है, ये सब ना मतलब हम ज़्यादातर फुटबॉल में देखते हैं। फुटबॉल में ये वाला कल्चर है, चैंटिंग, ये वो राइवलरी, उनका इनको इनके फैंस ने दूसरे फैंस को कुछ और नाम दे रखा है, ये सब मैंने फुटबॉल में देखा ज़्यादातर होते हुए, लेकिन क्रिकेट में बहुत कम है। लेकिन क्रिकेट में जहाँ है वो है भाई ऑस्ट्रेलिया, या तो ऑस्ट्रेलिया में होता है ऐसा ऑडियंस कि भाई पूरा पागल हुई पड़ी है, या फिर इंग्लैंड में है कि भाई पूरा ऑडियंस कुत्तों की तरह वाले प्लेयर्स की ले रही है सामने वाले टीमों की, और वो बहुत लाइव फील होता है भाई, लाइवली, मतलब तुम समझ रहे हो क्या प्रेशर में खेलना पड़ता है प्लेयर्स को, सामने वाली टीम को तो हराना ही है, ऊपर से ऑडियंस का प्रेशर हो रहा है, ऑडियंस और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई तुमसे नहीं होगा, घर जाओ तुम अपने, तुम नहीं जीत सकते। भाई साहब मतलब तगड़ा है भाई, मतलब एशेस जो सीरीज है ना, माँ कसम भाई बहुत तगड़ा। और एक और जो चैंटिंग है जो मुझे बहुत पसंद आया, और मैं कभी किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से मिलूंगा या ऑस्ट्रेलियन बंदे से मिलूंगा तो मैं ये चैंट जरूर करूंगा, और वो है ऑजी 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 ओए ओए ओए, ऑजी 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 ओए ओए ओए। भाई ये बहुत फनी चैंट है, बट ये ऑजी जितने भी ऑस्ट्रेलियन है अपने आप को चेयर अप करने के लिए करते हैं वाला चैंट, तो मेरे को ये फनी लगा और मेरे को बढ़िया लगा भाई, ये कितना बढ़िया, ऑजी ऑजी ऑजी, फिर सामने वाले बोलेंगे ओए ओए ओए, भाई बढ़िया है भाई। ऐसे चैंट इंडिया क्यों नहीं बना पा रही, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इंडिया क्यों नहीं बना पा रही? इंडियन फैंस जो इतने भाई 130 करोड़ लोगों की जो जनता है वो कोई चैंट नहीं बना पा रही। कब तक हम ये सब भाई मतलब ये नेशनल लेवल वाले स्लोगन ही बोलते रहेंगे कि भाई भारत माता की जय, ये तो मतलब हमारा वो हो गया ना नेशनल वाला जो रहता है स्लोगन वगैरह, मतलब चैंट, ये मतलब क्रिकेटिंग चैंट नहीं है ना, ये कोई वो नहीं है ना इनफॉर्मल चैंट, तो फॉर्मल चीज हो गई। फिर इनफॉर्मल चैंट का है हमारी खुद की, जहाँ पे हम क्रिकेटिंग टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। कब बनाएंगे हम ये सब, कब होंगे भाई, कब हमारी आर्मीज कब बनेंगी, या फिर हम सिर्फ कहीं अलग अलग सोशल मीडिया पे ही भोगते रहेंगे? क्या सीन है हमारा, मेरे को ये बताओ, कब भाई हम भी ऐसे जाके एकदम लाइव, जो लाइव ऑडियंस करती है ना, जो प्रेशर पे मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बैठाती है भाई सामने वाली टीम पे कि भाई तुम हमारी कंट्री आए हो, संभल के रहना, ठीक है, होशियारी नहीं ज्यादा। और भाई मतलब ये वाला मेरे को भी चाहिए यार, ये वाला कल्चर मैं देखना चाहता हूँ क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में, जहाँ पे हम सामने वाली टीम की कट्टा ले रहे हैं बिल्कुल ही, ऑडियंस बैठ के वहाँ पे, कि तुम भाई खेल कैसे रहे हो हमारे इलाके में, तमीज से खेलो, ज्यादा होशियारी नहीं। और हाँ, अगर मैं अमेजॉन प्राइम वाले एशेस सीरीज की बात करूँ तो भाई उसमें ना बहुत सारे इतने क्रूशियल मोमेंट है, जैसे फर्स्ट टेस्ट में नेथन लायन जो है वो इंजर्ड हो जाता है और उसका पैर पता नहीं क्या, उसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्या हो जाता है, कुछ तो हो जाता है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता। बंदा भाई टूटे हुए क्रैम्प्ड पैर के साथ बैटिंग करने आता है लास्ट विकेट के लिए, इसके साथ मिचेल स्टार्क के साथ। मतलब लोग मतलब वहाँ पे खड़े हो, शायद लॉर्ड्स में होता है जहाँ पे भी हुआ था, खड़े होकर लोग सबने क्लैपिंग करी। भाई क्या मोमेंट था भाई वो। वैसे मैंने 2023 में वो लाइव भी देखा था, और ये जब मैंने डॉक्यूमेंट्री के अंदर देखा तो और मज़ा आया भाई, और मज़ा आया कसम से, लिटरली भाई। क्या मतलब वो जो जिसे मैक्का ऑफ क्रिकेट बोला जाता है ना लॉर्ड्स को, वो इन्हीं सब रीजंस के लिए बोला जाता है। जो लॉन्ग लॉबी है, जो लॉन्ग वॉक लेना होता है भाई प्लेयर्स को, कितने सारे मेंबर्स के बीच में से आना होता है। मुझे नहीं पता था कि वो मेंबर्स हैं,
मतलब जो MCC है ना, जो लॉर्ड का जो वो है पूरा ग्राउंड है, वो MCC के अंडर आता है। जैसे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है तो ऐसे ही एक MCC करके भी है, उसका नाम है भूल गया, मैरीबली क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट क्लब, ऐसी कुछ तो नाम है उसका, फुल फॉर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, तो उनके अंडर आता है, और वो जो मेंबर्स बैठे होते हैं ना, वो सारे क्लब के मेंबर होते हैं, जो प्लेयर्स के इतने क्लोज बैठे होते हैं, और वो बहुत ही VVIP पर्सनस होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई गली का कोई भी बंदा चला गया और क्लब का मेंबर बन गया ना, बहुत ही VVIP मेंबर्स वहाँ बैठे होते हैं। और एक मतलब 100-150 साल पुरानी प्रथा है भाई वहाँ पे, मतलब ये लॉर्ड्स में ऐसे बैठने की, तो इसीलिए भी उसको मेक्का ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। एंड बहुत ही तगड़ा एनवायरनमेंट है भाई, सबका सपना है भाई लॉर्ड्स में आके खेलने का, लॉर्ड्स में आके सेंचुरी बनाने का, हाफ सेंचुरी बनाने का, 5 विकेट हॉल लेने का। ये सारे प्लेयरों का सपना है, सबका। किससे भी जाके पूछो तुम क्रिकेट प्लेयर से, सबका सपना ये है कि भाई वो लॉर्ड्स में खेले एक दिन। और मेरा भी सपना है कि भाई मैं एक दिन लॉर्ड्स में खेलूँ क्रिकेट। बस ये वाला सपना अगर सच हो जाए ना किसी तरह, कि मैं लॉर्ड्स में खेलूँ, भाई लोग देख रहे हैं, लॉर्ड्स में मैं सेंचुरी लगाऊँ अपनी, और क्या कहते हैं, एक जो होता है ना बेंच स्ट्रोक्स वाली, जो उसने 2019 में अपनी टीम को जिताया था, जैसे एशेज सीरीज जिताई थी, वो विनिंग शॉट मार के, जिसमें क्राउड पूरा कुत्ते की तरह उछलता है एकदम लास्ट शॉट पे, वो वाली इनिंग्स खेलना चाहता हूँ बस मैं एक बार अपनी लाइफ में लॉर्ड्स में जाके। हाँ, बस ये सपना मैनिफेस्ट हो जाए कैसे भी करके, मजा आ जाएगा भाई कसम से। हाँ, क्योंकि जाकिर भाई ने एक बात और बोली थी कि तुम भाई जो अपने सपने ना उसको बोलते रहा करो लोगों को, क्योंकि कभी ना कभी भगवान जो है ना बोल ही देता है किसी ना किसी टाइम पे तथास्तु, तो वो चीज़ सच हो जाती है। दैट्स वाई भाई मैं बता रहा हूँ बस यहाँ वीडियो में आके, और कुछ मेरा मकसद नहीं है। एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, क्रिकेट जो आप भी शुरू कर रहे हैं देखना या फिर बहुत कम देखते हैं, उन लोगों को लगता है कि भाई क्रिकेट ना बस ऐसी है कि भाई एक बंदा बॉलिंग करता है, एक बंदा बैटिंग करता है, बाकी लोग तो बस ऐसे ही सुस्ता रहे होते हैं। कुछ नहीं है उनका काम, बस फील्डिंग करना। क्या बॉल आती नहीं है, एक बार आती है, फिर 10-15 मतलब बहुत 2 घंटे तक आती ही नहीं है टेस्ट में। तो बॉल टेस्ट कितना बोरिंग गेम है, मैंने लोगों के मुंह से ये सब सुना, टेस्ट कितना बोरिंग गेम है। लेकिन भाई मैं सच में बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा एंड्योरेंस और पेशेंस वाला गेम है टेस्ट। जो बंदा टेस्ट खेलता है ना, मतलब बहुत टैक्टिकल, मतलब चेस की तरह है, मतलब टेस्ट खेलना क्रिकेट में। जैसे तुम चेस खेलते हो ना, कि तुम्हारे पास मूव्स होते हैं, क्लासिकल चेस जैसा होता है कि 6-6 घंटे बैठना है, तुम्हें पेशेंस टेस्ट करना है, एंड्योरेंस टेस्ट करना है सामने वाले का, और अपना खुद का कि कौन पहले हार मानेगा, वो है भाई टेस्ट। कसम से भाई मजा आता है भाई टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट ना एकदम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, वैसे तो बॉलर्स गेम है टेस्ट क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट है वो, लेकिन फिर भी ना दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दोनों अपना अपना बेस्ट दे, बैट्समैन भी और बॉलर भी। इसलिए भी मुझे टेस्ट बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और विराट कोहली का तो फेवरेट फॉर्मेट ही टेस्ट है भाई। तुम क्या बात कर रहे हो कि टेस्ट अच्छा नहीं है, या टेस्ट कोई मतलब आउटडेटेड चीज़ है। टेस्ट मतलब मेरे को लगता है जिंदा ही मतलब विराट कोहली एंड कंपनी ने करी थी वापस से, क्योंकि टेस्ट मेरे को बचपन में तो मेरे को बहुत बोरिंग लगता था कि ये 5-5 दिन खेलते रहते हैं, ये कौन है जाके भाई स्टेडियम में बैठ के 5-5 दिन देख रहे हैं। मैं ये सोचता था बचपन में जब मैं छोटा था। लेकिन सच में जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे भाई इस फॉर्मेट की जो ब्यूटी जब पता लगी ना, कसम से भाई मज़ा आ जाता है टेस्ट देख के। और एशेस तो मतलब वो पिनेकल है भाई टेस्ट का, तो बनता ही है देखना, ये वाली बात है। और तो भाई प्लीज़ टेस्ट मैच देखो, तभी भाई तुम्हारी नॉलेज आएगी, नॉलेज बढ़ेगी, क्रिकेटिंग नॉलेज, कि कैसे बॉल्स एक्ट करती हैं, बॉल्स मतलब वाली बॉल्स नहीं, मतलब कैसे बॉल स्विंग करती है, कैसे रिवर्स स्विंग होनी शुरू होती है, कितने बॉल तुम बदल सकते हो एक दिन में, और क्या कहते हैं कैसे मतलब फील्डिंग लगानी होती है प्लेयर्स की तो ये सारी चीज़ें भाई टेस्ट देख के, और टैक्टिक्स वगैरह ये सब पता लगता है भाई टेस्ट में। एक और चीज़ है एशेस में जो मैं तुम्हें ना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कि एशेस में मतलब कब जीतते हैं। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया के पास अभी एशेस वाला कप है करेंटली, ठीक है, तो अगर इंग्लैंड को जीतना है तो उनको टेस्ट सीरीज जीतनी होगी। टाई करने से कुछ नहीं होगा। अगर मान लो 2-2 से टेस्ट सीरीज 5 मैच की टेस्ट 5 टेस्ट होते हैं, अगर 2-2 से टेस्ट टाई हो जाता है तो उसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के पास ही रहेगी वो कप। और 2023 वाले में एशेस में यही होता है कि 2-2 ही रह जाता है स्कोर, मतलब 2-2 ही टेस्ट होते हैं। मतलब एक जो टेस्ट होता है वो मैच बारिश के कारण धुल जाता है, तो 2 ऑस्ट्रेलिया जीती है, 2 इंग्लैंड जीती है, तो जो कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास ही रहती है, क्योंकि उससे पहले वाला ऑस्ट्रेलिया जीती थी, तो रिटेन कर लेती है कप अपना। तो उनको इंग्लैंड को हराना होगा, प्रॉपर सीरीज जीतनी होगी, तब जाके उन्हें एशेस कप मिलता है। तो बहुत ही तगड़ा था 2023 वाला, मतलब इतना बढ़िया था कि पहले वाले में नेथन लायन जो उनका डेडली स्पिनर है वो इंजर्ड होता था ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन उसके बिना भी ऑस्ट्रेलिया पहला वाला जीत जाती है, सेकंड वाला जीत जाती है। लेकिन थर्ड वाले में भाई इंग्लैंड क्या कम बैक करती है, मतलब इतना तगड़ा मतलब परफॉर्मेंस देती है कि हिल जाते हैं भाई, ऑस्ट्रेलियंस हिल जाते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल के आ रही थी, इंडिया को हरा के आ रही थी, जो ऐसी लिख रही थी कि भाई ये तो मतलब अनबीटेबल टीम है, मतलब इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता।
इंग्लैंड जब वो खेलने गए तो उनकी ना हवा टाइट हो गई भाई, हवा टाइट, कसम से बता रहा हूँ। वो जो ये सीरीज भी जीते ना वो बिल्कुल बाल बाल बचे हैं, क्योंकि जो थर्ड टेस्ट होता है ना उसमें बारिश हो जाती है और बारिश पूरा मैच वॉश कर देती है, और जो इंग्लैंड का जो वो होता है ना कि लीड ले, वो सपना धुल जाता है, सपना धुल जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अब इंग्लैंड क्या कर सकती है, 2-2 बराबर कर सकती है सीरीज, अगर एक मैच धुल जाता है तो, वरना ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी जीत रही थी। तो कप तो वो नहीं ले जा पाए इंग्लैंड वाले, लेकिन भाई जो जो परफॉर्मेंस इंग्लैंड ने दी ना इस पूरे एशेस में, मैं भाई मतलब कसम से डेडलीस्ट टीम एवर इंग्लैंड की, मतलब इसमें एशेस में। एवर तो नहीं है क्योंकि 2005 और 2006 का एशेस तो तुम्हें याद ही होगा, क्या खतरनाक मतलब एशेस था वो। उस पर तो पूरी गेम बन रखी है भाई, 2007 वाली, वो जो सबने बचपन में अपने अपने खेल रखी है हमने, एशेस वाली जो गेम है, EA स्पोर्ट्स वाली। भाई वो गेम प्लीज़ भाई दोबारा लॉन्च करो अच्छे ग्राफिक्स के साथ। आज भी उसमें अलग अलग प्लेयरों के उल्टे सीधे नाम है उसमें, MS गोनी, युवराज सैंग, ऐसे पता नहीं कि ऐसे ऐसे नाम चेंज कर रखे थे, प्लेयर वही थे सारे, और बहुत बढ़िया गेम थी। हाँ जो भी है, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया कि एशेस हैं उसमें पीक इंग्लैंड परफॉर्म करती है भाई, पीक इंग्लैंड, मज़ा आ जाता है वो देख के। तो प्लीज़ भाई एशेस, अभी वैसे भी एशेस शुरू होने वाले हैं इस साल, एशेस फिर से क्या 2 साल बाद होता है, तो अभी कुछ ही दिनों में शायद एशेस दोबारा शुरू होने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ गो वॉच एशेस। और मैं कोई स्पॉन्सर वॉन्सर करा नहीं है किसी ने, मुझे इन जनरल मुझे ये स्पोर्ट बहुत पसंद है क्रिकेट, और मैं बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था जो कि नहीं बन पाया, लेकिन मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैं लॉर्ड्स में खेलूंगा एक दिन, बाबे की कृपा होगी, लॉर्ड्स में खेलूंगा। एंड एक लास्ट बात, वो भी मेरी सुन के जाओ तुम, क्योंकि ये भी मेरे को अपना एक्सप्रेस करना था, क्योंकि ये एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी भी है। पता है क्यों? क्योंकि कल पता नहीं भाई मुझे क्या हो गया, कल एक चीज़ मेरे साथ बहुत ही गंदी तो नहीं हुई, मतलब अजीब सी चीज़ हुई कि भाई मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ कैमरा के सामने। मैंने कैमरा ऑन किया, मतलब मैंने रखा हुआ था टेबल पे, ऐसे खड़े होके नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रहा। मैं एकदम स्ट्रक हो गया हूँ कि भाई क्या बोलूँ, क्या मतलब क्या बात करनी है मुझे, मैं कैसे बात करता हूँ, मैं भूल गया हूँ। ऐसा लग रहा था मैं कभी आया ही नहीं हूँ कैमरा के सामने। लिटरली मैंने इतनी रिकॉर्डिंग करी, एक मतलब जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे कि मुझे ये सारे पॉइंट्स आके बात करनी है कि अपने दूसरे चैनल वाले वीडियोस के लिए, ठीक है, ये चीज़ आके मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। लेकिन पता नहीं भाई क्या सीन था, क्या हुआ मेरे को, मैं 3 घंटे तक लगा रहा, लेकिन वो पॉइंट नहीं बोल पा रहा, एकदम फ्रीज हो गया दिमाग मेरा, कर ही नहीं रहा, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, अटके जा रहा हूँ, दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, अटके जा रहा हूँ, स्टोरेज भरे जा रही है। मतलब मैं ऐसा हो गया कि भाई क्या हो गया, मैंने 3-4 दिन क्या कंसिस्टेंसी छोड़ी है वीडियो बनाने की, जो मैं अभी बना रहा हूँ 3-4 दिन क्या मैंने ये छोड़ा, एकदम से मैं क्या भूल ही गया क्या काम, मतलब बात करना ही भूल गया क्या वीडियो के सामने, कि कैसे बात करते हैं। मतलब मैं ऐसा हो गया था भाई कल कसम से। कल रात तक मैंने कोशिश करी पर वीडियो नहीं बनी। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, अब नहीं हो रहा, कितना फोर्स करूं अपने आप को, कितना पुश करूं कि भाई अब इस बार मैं अच्छी डायलॉग डिलीवरी कर दूंगा, इस बार ढंग से बोल दूंगा, इस बार बोल दूंगा। बोल ही नहीं पा रहा मैं, पता नहीं भाई क्या सीन हो गया मेरे साथ। जो भी है भाई, उसके बाद अभी देखो कितने तगड़े फ्लो में मैं बोल पा रहा हूँ, पर पता नहीं भाई अचानक से कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है जब मैं कुछ भी ट्राई कर लूँ वो होता नहीं है। और एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है। मेरी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है, मेरी कन्वर्सेशनल स्किल्स बहुत इंप्रूव हो रही है, सॉफ्ट स्किल्स कह सकते हो एक तरह से, वो भी इंप्रूव हो रही है किसी ना किसी तरह, मुझे नहीं पता कैसे हो रही है बट हो रही है। लेकिन जो स्पीकिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन है, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो मैं बाहर निकालना चाहता हूँ अपने अंदर से, क्योंकि अंदर मैं रख नहीं सकता भाई चीज़ों को, मुझे किसी को बतानी है ये चीज़ें जो मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ एक्सपीरियंस करता हूँ, रोज़ काम करता हूँ ना, मुझे किसी को बतानी है। और हर टाइम सुनने वाला कोई है नहीं, क्यों सुनेगा कोई बंदा बैठ के। लेकिन बात ये नहीं कि वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, मुझे तो पता नहीं है स्ट्रेट अप, क्योंकि मैं नहीं रख सकता भाई। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, और इतनी सारी चीज़ें अगर मैं दिमाग में रख के बैठा रहूँ ना, और मैं नहीं रख सकता, सिंपल सी बात है। बहुत लोग रख लेते होंगे, बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं ना, वो अपने दिमाग में रखते रहते, वो लेके इतना पाइलअप हो जाता है कि किस दिन वो फट जाते हैं। मैं वो नहीं करना चाहता भाई। मेरे दिमाग में जो मेरा अच्छी चीज़ देखी, जो बुरी चीज़ देखी, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे आके बोल देना चाहता हूँ, ताकि फिर वो मेरे दिमाग को खाली कर दे और मैं नई चीज़ एक्सप्लोर कर पाऊँ। समझ रहे हो? तो दैट्स वाई मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई देखे ना देखे, मैं तो बनाता रहूँगा, क्योंकि मुझे मज़ा आता है भाई ये करने में।
सबसे बड़ी बात है कि मुझे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जब मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ मुझे बहुत मजा आता है। मेरा फ्लो एकदम कुत्ते की तरह बहता है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा लगता है। तेरा भाई सीधे मौत बन जाता है, बिल्कुल रैप, बिल्कुल फ्लो, बिल्कुल फ्री स्टाइल नेजी डब्बा बन जाता हूँ मैं। लेकिन जैसे ही मैं बैठता हूँ माइक लेके टेबल पे, पता नहीं क्या हो जाता है, कहाँ चला जाता है नेजी डब्बा वाला फ्री स्टाइल फ्लो। एकदम सिस्टम हैंग, कुछ नहीं बोल पाता मैं, बिल्कुल अटक जाता हूँ, बिल्कुल अटक जाता हूँ। तो हाँ, ट्राई कर रहा हूँ कि इसको मैं ओवरकम करूँ। किसी से मैंने पूछा था कि भाई ये कैसे ओवरकम किया जाए, तो उसने मुझे यही बोला कि भाई रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा सबसे पहले तो। क्योंकि जब हम रिलैक्स नहीं होते और प्रिपेयर्ड नहीं होते तो दिमाग सोचता रहता है कि आगे क्या बोलना है। जब हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, जब हमें सारी चीज़ें पता होती है, तो हम नहीं सोचते कि आगे क्या बोलना है हमें। उसने ये बोला मुझे, इसने ये एडवाइस दी मुझे कि भाई तू शायद प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर तू रिलैक्स कर, दारू पी थोड़ा। उसने कहा दारू पी, मैं दारू थोड़ी ना पी के बैठूंगा भाई घर में। दारू पी के लोग रिलैक्स हो जाते हैं इसलिए दारू पीते हैं, उसने ये बोला। लेकिन यार मेरे को समझ नहीं आया कि अगर दारू पी के लोग रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर उनको फोकस कैसे आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, उस पर कंट्रोल कैसे करते हैं, मुझे तो नहीं पता। जो भी है भाई, इट इज़ वॉट इट इज़। देखते हैं, इस पर और काम करूंगा। मैं थक गया हूँ बोल बोल के, काफ़ी यापिंग कर ली। मेरे को लगता है 15-20 मिनट तो मैंने यापिंग कर ही लिया आज। और मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज़ भाई, देख रहे होगे तो मैंने हुडी पहन ली है येलो कलर की, क्योंकि भाई ठंड इज बैक, विंटर इज बैक। और सच में ठंड होने लगी है दिल्ली में। 2 दिन पहले कुत्ता गर्मी थी, कुत्ता पोल्यूशन था, कुत्ता सब कुछ था। 2 दिन के बाद एकदम से कैसे ये मनाली बन गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ना पैर रख पा रहा हूँ मैं जमीन पे, ना भैंस के टी शर्ट में घूम पा रहा हूँ। एकदम कुत्ता ठंड 2 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर। बाहर देख रहा हूँ शॉल निकल गई, लोगों की स्वेटर निकल गए, जैकेट निकल गए। कुछ भी होता रहता है भाई दिल्ली में, कुछ भी होता रहता है। चलते हैं भाई, बस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर डे 48। कीप इट इनसाइड योर पैंट्स। फिर से बोलूँगा, डे 8 चल रहा है। कीप इट रियल, कीप इट स्ट्रॉन्ग। और वी यू डोंट नो मी सन, यू डोंट नो मी सन, यू डोंट नो मी सन। भाई डेविड गोगिंस, भाई डेविड गोगिंस। दोस्तों डे 30 कंप्लीट करके रहेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। चलो मिलता हूँ, सॉरी